हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस में मैं केमिस्ट्री चैप्टर जो होता है, मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर्स आते हैं, तो उसका मैं फर्स्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ जो साइंस चैप्टर जो फर्स्ट पर्टिकुलर जो टॉपिक्स कवर करूँगा, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो बेसिकली अगर साइंस बुक में देखेंगे तो चैप्टर 1 केमिस्ट्री का ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका जो चैप्टर 1 है, इसको मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और इसका पार्ट 1 में सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 2 में इसको कवर करूँगा, और इसका एक पार्ट 3 रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उसके आंसर्स आप क्या लिख सकते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा, और जो बेल आइकॉन से उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो कंटिन्यूएशन में जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं साइंस से रिलेटेड अपलोड करूंगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, जो पूरा कवर होगा, इसको 2 पार्ट में कवर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट इसके कंटिन्यूएशन पे रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे और किस तरह से ये काम करता है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे बोला गया, द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कोई नया तत्व या नया सब्सटेंस क्रिएट होता है विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज़, या नए गुण के साथ, नए जो उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ, आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को, अगर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, यानी विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो उसको हम लोग जो होता है केमिकल रिएक्शन के नाम से आते हैं, यानी उस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब आते हैं आगे, द केमिकल रिएक्शंस में बोला जा रहा है द सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी जिन 2 सब्सटेंस को मिलाते हैं, यानी ये जो मिलाना है इसको हम लोग बोलते हैं टेक पार्ट। तो यानी जब केमिकल, यानी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जो 2 सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो जो 2 सब्सटेंस मिला रहे हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए, फॉर्म्ड मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बनते हैं, यानी 2 के मिलाने से, यानी उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जिससे प्रोड्यूस होता है, यानी जिससे हम नया चीज़ या नया सब्सटेंस बनता है विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हम लोग जो तो बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शंस में 2 चीज़ें पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो एक बहुत सिंपल सी भाषा में हम लोग समझ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास, सपोज़ कर लो हमारे पास कोई भी 2, यानी ये एक सब्सटेंस है और ये 2 सब्सटेंस को हमने ये किया, और इससे हमारे पास जो होता है एक प्रोडक्ट बन गया। तो यानी ये जो प्रोडक्ट बन गया इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यानी जो 2 सब्सटेंट है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड एन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे चाय पत्ती लेता हूँ और इसमें पानी मिलाता हूँ, तो ये दोनों पानी के मिलने से जो हमको बनता है वो चाय बन रहा है। तो यानी आपको समझ में आ गया कि चाय पत्ती और पानी जो होता है हमारे लिए रिएक्टेंट का काम करता है, और प्रोडक्ट यानी जो चाय बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट। एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाने की कोशिश की हूँ। तो केमिकल रिएक्शंस में आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, तो अगर हम टेक्निकली यानी थियोरेटिकली हम जाते हैं तो हम हर चीज़ को केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। केमिकल रिएक्शन के पीछे जो कुछ कारण होते हैं, जो इन्वॉल्व होता है, इन चीज़ों का होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहला होता है, अगर सपोज़ कर लो केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि स्टेट, ये स्टेट का मतलब वो नहीं होता है, हमारे राज्य से कोई मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब होता है फिजिकल सेंस में हर एक तत्व का जो होता है 3 स्टेट होता है, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, और एक होता है सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है इसी को हम स्टेट बोलते हैं। तो अगर मान लो सॉलिड, लिक्विड, गैस से किसी दूसरे स्टेट में, यानी जैसे सपोज़ कर लो कोई लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या कोई सॉलिड है लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो अगर मान लो चेंज इन स्टेट होता है तो वो केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है।
अगर हम बात करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंजेस आता है तो यानी उसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है सपोज कर लो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है या बहुत ज़्यादा हीट कम हो जा रहा है, तो यानी टेम्परेचर में अप एंड डाउन होता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से गैस जनरेट हो रहा है या कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो होता है ऐसे जो पॉइजनस गैस जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग जनरली इफेक्टिव यानी ह्यूमन जो इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि गैस की उत्पत्ति होना यानी किसी केमिकल रिएक्शन से, तो ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का पार्ट बोलते हैं। यानी अगर किसी प्रोसेस के थ्रू अगर ये जो 4 चीज़ें अगर होता है तो ये केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम किसी सॉलिड फॉर्म में जैसे चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन जब उसमें डाइजेशन होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी हम जो इनपुट लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। अब जैसे गाय घास के फॉर्म में लेती है लेकिन उसे गोबर निकल रहा है, तो यानी वो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन, जैसे हम कोई सांस लेते हैं और हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है, रेस्पिरेशंस कहलाता है। इस चीज़ को हम लोग एक तरीके से केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे को पानी में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, रस्ट होना। तो ये जो केमिकल ये जो हो रहा है इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन होता है जिसको आप जलाते हो तो उसका रंग चेंज हो जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे दूध को आप किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसका प्रोडक्ट जो होता है कर्ड में बदल जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका वापस रिवर्स आप नहीं कर सकते। जैसे सपोज कर लो कर्ड बन गया तो कर्ड से आप दही नहीं बना सकते हैं। आयरन में अगर जंग लग गया है तो वापस उसको आयरन नहीं कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मैं इनहेल करने से ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकता। तो यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है केमिकल रिएक्शन में, जनरली ये बोला जाता है कि इसका रिवर्स नहीं होता है, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसका रिवर्स बैक नहीं पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, यानी जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है कि आगे देखते हैं कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, यानी कोई भी हमारे पास फिजिकल मेथड्स है जिसके थ्रू हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, यानी नहीं कर, मतलब ऐसा अगर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई सब्सटेंट या प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका रिवर्स बैक करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते। अब वो कौन से फिजिकल मेथड होता है, पहला तो होता है मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकीय प्रभाव के द्वारा आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करके भी आपके पास यानी फिजिकल मेथड है तो फिल्ट्रेशन इसमें भी पॉसिबल नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है जैसे कि दूध से क्रीम बनाना, एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का केस होता है। तो उस प्रोसेस के थ्रू भी आप इसको वापस नहीं बना सकते हैं। डिस्टिलेशन के थ्रू भी नहीं कर सकते आप। एंड देन इवेपोरेशंस, मतलब इवेपोरेट करके भी नहीं कर सकते। तो दीज आर कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। तो यानी ये जो फिजिकल मेथड्स दिए गए हैं इनका यूज़ करके आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, और केमिकल रिएक्शन का जो होता है मेन एक चीज़ होता है वो होता है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक बाय एनी फिजिकल मेथड्स। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट किसको कहते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता दिया था, अब रिएक्टेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, पहला चीज़। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। सो एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट मतलब रिविजिट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर, यानी अगर ऑक्सीजन में किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो जो मैग्नीशियम रिबन जलता है, यानी दो चीज़ें हो गई इसमें, एक मैग्नीशियम रिबन हो गया और प्लस एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन यानी दो सब्सटेंस हो गए, दो सब्सटेंस से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक गैस जनरेट हो रहा है।
इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, यानी दो चीज़ें मैंने आपको बताया, दो सब्सटेंस हो गया यहाँ पे। अब ये जो आपको प्रोडक्ट बना रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी एक तरीके से गैस जनरेट कर रहा है। तो मैंने जो चीज़ें आपको समझाई थी कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें हो रही हैं। अब आ जाते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब जैसे हमने केमिकल रिएक्शन की बात किया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है, तो अब आ जाते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है। तो हमारे पास दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब शब्दों में, यानी इक्वेशन फॉर्म में, उसको शब्दों के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी यहाँ इक्वेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं हम और साथ में एरो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम एक तरीके से इक्वेशन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन जो होता है सिंबॉलिक फॉर्म में ना होके वर्ड के फॉर्म में होता है। तो हम इसको हम अपने वर्ड में लिख रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब मिलाते हैं तो उससे हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। ये हमने वर्ड में बता दिया। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट कहला रहा है, राइट हैंड साइड रिएक्टेंट कहला रहा है। लेकिन इसका आगे अगर हम एक अनदर फॉर्म में बात करते हैं, वर्ड इक्वेशन ना होके एक्चुअल केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगा। यानी जिंक को मैं यहाँ से आप देख सकते हैं, जिंक को मैंने Zn के फॉर्म में लिखा है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मुलेशन यानी जो केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4 होता है। और जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं सेम चीज़ों को मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिखा और सेम चीज़ों को मैंने केमिकल फॉर्मेट में लिखा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से शो किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है वर्ड इक्वेशन फॉर्म में, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, देखिए कि केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन और द सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी ये तो चीज़ें मैंने दिखा दिया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शन का हम बना सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से आप हो सकता है, एक तो वर्ड फॉर्मेट में लिखो या फिर आप उसको सिंबॉलिक यानी फॉर्मूला यूज़ करके लिखो। बाई उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। फिजिकल स्टेट में सॉलिड होता है, उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L से, गैस को G से, और एक्वा को एक एक्वेस बोलते हैं, एक्वेस। तो एक्वेस को हम लोग जो होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्वा, यानी एक्वा इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेटेड वाटर। यानी एक्वा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट मतलब होता है घुलने का पदार्थ, घुलने वाला जो पदार्थ है वो जो होता है पानी होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस, जो सॉल्यूशन है उसको AQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नीशियम रिवन बर्न्ड इन एयर गिव्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सिंपल सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग गैस बोल रहे हैं, एयर बोल रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि Mg + O2 = MgO, यानी ये जो एक केमिकल इक्वेशन है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से किया गया है वो एग्जांपल आपको बताएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि केमिकल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब हम उसको फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मतलब दोनों साइड जो आप इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों साइड के इक्वेशन में बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। सो व्हेन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स of each element involved in the reaction remains same at the reactant and product। तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है या एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स, दोनों साइड सेम होना चाहिए, क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं यानी इक्वलाइज करना शो करते हैं। तो इक्वलाइज का मतलब होता है कि दोनों साइड यानी रिएक्टेंट में भी अगर किसी एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों सेम होने चाहिए। यानी अगर कोई भी चीज़ें अनबैलेंस्ड होगा तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहलाएगा, नॉर्मल केमिकल इक्वेशन कहलाएगा।
जैसे एग्जांपल Fe प्लस H2O, यानी आयरन को जब आप पानी में मिलाते हैं तो Fe2O3 प्लस H2 यानी फेरिक ऑक्साइड आपका बन रहा है, और दूसरा होता है H2 यानी हाइड्रोजन बन रहा है। तो आपके पास आयरन जो होता है तो इसको जब मिला रहे तो, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन कहला रहा है, बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Fe जो होता है 1 है और यहाँ पे Fe जो होता है 2 है, आप देख सकते हैं। तो ये अनबैलेंस दिख रहा है, यानी राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 1 है। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो इसका मतलब होता है ये भी अनबैलेंस्ड है। यहाँ H2 अगर बात करते हैं तो H2 ओके, H2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी अगर ये बात करते हैं कि एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन है बट ये बैलेंस नहीं है, इसको अगर बैलेंस को करना है यानी प्रॉपर वे में इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैन बी रिटन एज दिस वन। तो यू कैन सी दैट कि आप देख सकते हैं जो रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है उसको बैलेंस करने के लिए किया गया है। जब हमने इसको बैलेंस किया है तो बैलेंस करने से अगर हम आप देखते हैं तो यहाँ भी 2 Fe है, तो यहाँ पे हमारे पास जो Fe है वो 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया क्योंकि 3 हमने सामने लगा दिया, तो 3 का H2 के साथ भी बैलेंस मेंशन हो रहा है और O के साथ भी, यानी ये 3 जो होता है दोनों के साथ अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से 3 हो गया, मतलब ऑक्सीजन जो होता है दोनों तरफ 3 हो गया। अब जो हमने यहाँ बनाया था वो चीज़ यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है, कई लोग मतलब सवाल यही उठता है बच्चों की, आप लोग भी पूछ सकते हो कि हम जब नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं बिना किसी बैलेंस के, तो फिर बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है। वो कारण क्या होता है? सबसे पहला देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब है कोई भी मैटर हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दोनों साइड जो केमिकल यानी एटम्स हैं बराबर होने चाहिए, यानी जितना एटम्स हम बाएं तरफ यूज़ करेंगे उतना ही एटम्स हमारे पास दाएं तरफ होना चाहिए, यानी उतने ही जनरेट। यानी अगर हम 2 चीज़ों को लेफ्ट साइड में लेते हैं तो 2 चीज़ों को राइट साइड में शो करना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही वो अनदर फॉर्म में शो हो रहा है लेकिन हम ये बांध के चलेंगे कि उसका इन्वॉल्वमेंट दूसरी जगह है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब होता है कि ना किसी मैटर को आप क्रिएट कर सकते हो ना किसी मैटर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हो, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप दिखा सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो जनरेट हो रहा है, यानी नया पैदा कर रहे हो, नया जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक हो गया पहला। दूसरा होता है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये दूसरा कारण। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इसी को ही बेस करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग स्टेप्स बहुत सिंपल सा होता है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में आपको सिंपल सा एक स्टेप बता के छोड़ दे रहा हूँ। आगे आने वाले में 1-2 वीडियो के बाद जो होता है मैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक पूरा वीडियो आपको बना के आपके पास प्रेजेंट करूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा उसमें। तो इसमें हम लोग सिंपल सा एक तरीका खोजते हैं कि हम लोग क्या करते हैं इसमें क्या करना होता है। सबसे पहला चीज़ ये करते हैं, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ ए बॉक्स। ये जो आप देख रहे हो एक सिंपल सीखने के लिए, जब आप सीख जाएंगे तो ये बॉक्स वॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे ही मैं बॉक्स बनाऊँगा, यानी पूरा जो भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उसके चारों ओर जो होता है हम लोग बॉक्स बना लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप सीख रहे हो तो ऐसा करना है, दोनों साइड आपको करना है, इस साइड भी आपको करना है, इस साइड भी आपको करना है। एंड उसके बाद जो होता है डो नॉट चेंज एनीथिंग इन। तो इसका मतलब है बॉक्स जब हम लोग खींच रहे तो इसका मतलब होता है कि बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, जो दिख रहा है एज इट इज़ ही रहने देंगे। अगर कुछ चीज़ को जोड़ना है तो हम इस बॉक्स के बाहर मेंशन करके उसको जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब होता है रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में जो आपके पास एलिमेंट्स है सबके वैल्यूज़ को आप काउंट करके लिख दीजिए। जैसे एक टेबल बनाना है आपको, तो जैसे मैंने टेबल बनाया
तो Fe में एक लेफ्ट हैंड साइड का है और एक है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड का जो होता है आपका टेबल है, ये रिएक्टेंट साइड का टेबल है, और ये जो होता है आपका प्रोडक्ट साइड का टेबल है। तो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1 है, आप देख सकते हो ये Fe एक ही बार लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास Fe जो होता है 3 है, आप देख सकते हो ये 3 आपका प्रोडक्ट साइड में है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। उसी तरह से हाइड्रोजन 2 है, 2 मैंने लिख दिया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लिख दिया मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका देख सकते हो कि ये 4 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस तरह से मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और उस साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब जाते हैं सेम एज मैं उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस टेबल को, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताया गया है कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, जिसका भी जो मैक्सिमम होता है, जैसे कि अगर मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट लेके जब चल रहा हूँ तो Fe का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 3 है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को जिस तरफ कम वैल्यू है उस पर हम जोड़ देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला क्या है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट साइज में 3 है, तो इसका मतलब होता है इसको मैं 3 करने के लिए किस में मैं इंटू कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जो कम साइड है, जो कम साइड मतलब जैसे इसमें हम देख सकते हैं Fe के केस में कि रिएक्टेंट के साइड में ये नहीं है आपके पास, तो उस साइड में मैं कर दूंगा। तो इसका मतलब होता है कि मैं इसमें क्या कर दूंगा, ये 3 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अब मेरा जो होता है दोनों साइड इक्वलाइज हो गया। अगर मैं देखूंगा इसको मल्टीप्लाई करने से तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गया और राइट हैंड साइड में 3 हो गया। तो देखते हैं स्टेप नंबर 3 में जब हम लोग जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ऐड किया है वो यहाँ शो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बता रहा है कि ट्राई टू इक्वलाइज ऑल। इसी तरह से मैं सभी को इक्वलाइज करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अगर मैं सेकेंड चलता हूँ हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल है। तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन के केस में मतलब जो सेकेंड जब मैं ऑब्जर्वेशन पे जाता हूँ हाइड्रोजन में, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है। अब जाते हैं ऑक्सीजन के केस में चलते हैं। तो ऑक्सीजन केस में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर देखते क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने बॉक्स के अंदर शो किया, इसको आप चाहे तो इस तरह से बाहर भी शो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब एक ही है कि अंदर के एलिमेंट्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 4 बाहर भी शो कर सकते हैं, अंदर भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब जैसे ही मैंने इसमें 4 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों साइड बैलेंस हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन के चक्कर में, ऑक्सीजन को 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन जो वैल्यू है वो 8 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 4 मल्टीप्लाई हो गया, जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 8 हो गई। अब अगर ये 8 हो गई तो इसका मतलब होता है कि मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब है कि मैंने यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसको 4 करने के चक्कर में, ऑक्सीजन को 4 करने के चक्कर में हमारा जो इक्वेशन है अगेन अनबैलेंस हो गया, यानी जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो अनबैलेंस हो गया। उसको चेक करने के लिए मैंने वापस इसको यहाँ से कर दिया। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए 1 बाय 1 स्टेप चलते रहना पड़ता है। जब तक कि बैलेंस नहीं होता है आपको इसी तरीके से कैलकुलेशंस यानी मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ लेके चलना पड़ता है। यानी अगर प्रोडक्ट में वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्टेंट में वैल्यू को बराबर कीजिए, रिएक्टेंट में वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके उसको बराबर कीजिए। सो नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। जब हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हम उसमें क्या करेंगे, उसके स्टेट्स को जोड़ देते हैं। जैसे कि Fe सॉलिड स्टेट है, H2 जो आपके पास है ये आपका गैस के स्टेट में। एक्चुअली H2O जो होता है पानी होता है, ये गैस नहीं होगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। ये आपका
लिक्विड होगा, इसको करेक्शन कर लेंगे और उससे जो हमारे पास आ रहा है एक सॉलिड स्टेट आ रहा है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। तो यानी हमने जो शुरुआत किया था एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से शुरुआत किया था, अब उसके बाद जो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन आया है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। सो राइट नेसेसरी। उसके साथ साथ आपके पास एक और एडिशनल चीज़ें हो सकती है कि आप ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर उसके टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या जो भी चीज़ें हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि किस कंडीशन पे ये पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे आप कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर 1 को कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू, यानी पार्ट 2 के थ्रू। तो इसमें कीप ऑन टच और इसमें कंटिन्यू बना के रखिए और बेल आइकन्स को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इससे रिलेटेड कंटिन्यूएशन में जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।